हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबी अता फ़रमाए। आज हम बात करेंगे न्यू डील 2018 टू 2023। ये एक कंफ्यूजिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट एक टॉपिक रहा है हमारे इंटरव्यू के हवाले से भी और हमारे सिलेबस के हवाले से भी। तो इस पर हम बात करते हैं। जो न्यू डील आई थी 2018-2023 में, ये टोटल डिफरेंट थी। इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए थे। इनका पर्पस क्या था, इसमें मैंने कुछ पिक्स भी डाली हैं और साथ साथ उनकी थ्योरी भी डाली है आपको, ताकि इजीली समझ आ जाए। देखिए, फर्स्ट एवर स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी जो 360 डिग्री सेक्टोरल रिफॉर्म पर बनाई गई थी, यानी कि हर एंगल से इस पर टच किया गया था, हर एंगल को, कि किसी भी तरह से कोई कमी रह ना जाए। इसीलिए इसको 360 डिग्री सेक्टोरल रिफॉर्म भी कहते हैं और ये पेपर्स में आ भी चुका है। इसको हम, जो पहला पॉइंट था उसमें उन्होंने कहा था हम क्वालिटी ऑफ लर्निंग पर काम करेंगे। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लर्निंग के लिए 3 पॉइंट्स पर काम करना है: ट्रांसफॉर्म ऑफ टीचर एंड स्ट्रेंथ बेसिक कॉम्पिटेंसीज एंड रिफॉर्म पोस्ट प्राइमरी एजुकेशन। फरवरी 2019 में ये बनी थी और पंजाब में जो मेन पॉलिसी ये बनाई गई थी, इसके लिए 5 ईयर प्लान बनाया गया था और इसको हमने नाम दिया था न्यू डील 2018 टू 23। और ये अब जैसे हमने बात की है, ट्रांसफॉर्म करना था इसने स्कूल एजुकेशन को इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब। ठीक हो गया। अब इसमें जो चीज़ें शामिल की गई थी वो थी कि किस तरह से हम इस पॉलिसी को एड्रेस करेंगे और किन पॉइंट पर, किन एस्पेक्ट्स पर काम करेंगे, ताकि ये जो इकोसिस्टम है हमारा एजुकेशन का, वो बेहतर तरीके से काम कर सके। तो 3 मेन एस्पेक्ट इसमें बताए गए थे। इनमें एक लर्निंग था, एसेस था, रिटेंशन एंड गवर्नेंस। इन तीनों पर काम किया गया था और इस हवाले से ये कहा गया था कि इम्प्रूव किया जाएगा स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को, ताकि बच्चे जो हैं उनका जो लेवल है पढ़ने का वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, इसके अलावा ये कहा गया था कि जितना भी हमारे पंजाब में टीचर्स है उनकी जो कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है, यानी ट्रेनिंग्स होती हैं, उनको रिवाइज़ किया जाएगा प्री सर्विस। ठीक है, कि जब वो स्टार्टअप में आएंगे तो उनकी जो ट्रेनिंग होगी वो स्टार्टअप में ही हो जाएगी। फिर हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट को बिल्ड किया था कि हम किस तरह से मज़ीद असेसमेंट का ऐसा एक मुनज़्ज़म निज़ाम लेकर आएंगे जिससे ये जो असेसमेंट प्रोसेस है वो बेहतर तरीके से काम करे, जो स्टूडेंट्स के लिए बेहतर साबित हो। इसके अलावा हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन थी या पोस्ट प्राइमरी एजुकेशन थी, उस पर फोकस किया गया था, ताकि जो लर्निंग एरियाज़ हैं उनको उस तरह से हिट किया जा सके जिस तरह से उनमें बेहतरी आए, यानी रिटेंशन लेवल कम हो जाए हमारा और एक्सेस ज़्यादा हो जाए, जैसे हमने ऊपर बात की। और इसके अलावा हम प्री प्राइमरी एजुकेशन जो होगी उसको भी इम्प्रूव करेंगे। ये पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए सेकंड जो एस्पेक्ट इसमें लिया गया था वो ये था कि एजुकेशन फॉर ऑल होगी, कि कहीं पर भी कोई बच्चा किसी भी एथनिक ग्रुप का है, किसी भी जेंडर का है, किसी भी लोकेशन पे है, कोई भी उसका इकोनॉमिक वे है, उसको हमने लाजमी स्कूल में लेकर आना है। इस मकसद के लिए लॉन्च किए गए थे आफ्टरनून स्कूल। आफ्टरनून स्कूल आप जानते हैं कि सेकेंड टाइम स्कूल शिफ्ट लगाई गई थी बच्चों के लिए, ताकि वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम में काम करते हैं वो सेकेंड टाइम में पढ़ सकें। इसके लिए गवर्नमेंट की बिल्डिंग को इस्तेमाल किया गया था। और इसके अलावा सुबह 9 स्कूल को भी एक प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया। इसमें उन बच्चों को शामिल किया गया था जो बच्चे जाकर मजदूरी करते हैं या कहीं काम सीखते हैं और उनकी टाइमिंग 9 बजे से ऑनवर्ड कहीं जाके शाम तक होती है, तो उनको सुबह के 2 घंटे दिए जाएंगे। और सुबह 9 स्कूल में ये किया गया था कि इसमें जो हमारा सिलेबस था वो बहुत शॉर्ट कर दिया गया था, यानी कि जो हम रूटीन का करिकुलम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसको शॉर्ट करके उसमें से क्रक्स निकाल के इन बच्चों के लिए एक अलग से सिलेबस बनाया गया था। ठीक है जी। इसके अलावा स्कूल काउंसिल को उन्होंने कहा था हम स्ट्रेंथनिंग देंगे मज़ीद, ताकि जो हमारे बच्चे हैं आउट ऑफ स्कूल उनको वो लेकर आ सकें। नीज जो हमारी कच्ची क्लासेस जो ऑलरेडी पहले मौजूद थी उसको एक फॉर्मल लेवल दिया गया था। पहले ये फॉर्मल लेवल नहीं था, कच्ची होती थी या नर्सरी होती थी, वो कभी उसको मिक्सअप कर देते थे, लेकिन उसको फॉर्मल लेवल दिया गया था और एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट के साथ इसको इनिशिएट किया गया था, वो था ECE को हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन थी और बाद में इसका नाम जो है वो रख दिया गया था ECCE। और ECCE में जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में चाइल्ड के आगे इन्होंने केयर का इजाफा कर दिया था, यानी कि ECCE का मतलब क्या हुआ, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन।
अब हम बात करते हैं इसके थर्ड आस्पेक्ट्स की, जो था गवर्नेंस, क्योंकि जाहिर है जब तक आप ये इनिशिएटिव नहीं लेते कि किस तरह से आप डिपार्टमेंटल जो डेफिशिएंसीज़ हैं उनको ख़त्म करेंगे, किस तरह से आप एम्पावर करेंगे एजुकेशन मैनेजमेंट को, और तो तब तक आपका काम नहीं होता। तो इस मकसद के लिए जो फर्स्ट एवर स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी 360 डिग्री सेक्टोरल रिफॉर्म की, उसमें गवर्नेंस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, और इस मकसद के लिए उन्होंने एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए काम किया कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हीं को हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। जैसे मैंने बताया कि इंसाफ आफ्टरनून स्कूल में वही बिल्डिंग इस्तेमाल हुई, इसी तरह सुबह 9 स्कूल में वही बिल्डिंग इस्तेमाल हुई। और नीज़ इसमें ये किया गया था कि जो ई ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव था ताकि करप्शन जो है वो कम हो जाए, और फर्स्ट टाइम में 17,000 जो लोग थे उनका ट्रांसफ़र हुआ था ई ट्रांसफ़र सिस्टम में, और ये सिस्टम जो है अभी तक चल रहा है। इसके अलावा एक सिस सिस्टम मुतारिफ करवाया गया था, यानी कि इंटरनेशनल मैनेजमेंट जो सिस्टम था वो एक मुतारिफ करवाया गया था। सिस में टोटली जो है वो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन डाटा था और स्कूल्स का इंफॉर्मेटिव डाटा था, इन तमाम को इकट्ठा किया गया था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि पीपीपी जो है उनको डेवलप किया गया था। अभी पीपीपी फ्रेमवर्क क्या है, ये भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इंटरव्यू में भी ये पूछा जा चुका है। ये फ्रेमवर्क बेसिकली कैसे काम करता है, ये है क्या? ठीक है, इसको हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मीन इस पॉलिसी में प्राइवेट इदारों को जो हमारे पब्लिक इदारे थे उनके साथ काम करके एक पार्टनरशिप क्रिएट की गई थी। जैसे इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जो SNE हमारा आया, यानी कि जो सिंगल नेशनल करिकुलम आया था, उसमें क्या किया था हमने कि सिंगल नेशनल करिकुलम में वही करिकुलम हमने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर भी पढ़ाएंगे, और जब वो करिकुलम बना रहे थे तो हमने प्राइवेट लोगों को भी उसमें शामिल किया था, इवन माइनॉरिटीज़ को भी उसका पार्ट बनाया था। अब ये देखते हैं ये फ्रेमवर्क क्या है। देखिए जी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या PPPs जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इनमें कौन लोग इंक्लूड होते हैं जी? इसमें आपके पास इंक्लूड होते हैं आपके इंस्टीट्यूशनल, जितने भी आपकी कॉपरेशन है इंस्टीट्यूशंस के साथ, उसके बाद सिविल सोसाइटी होती है, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लोग होते हैं, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो बनाया जाता है, इसमें बिल्ड किया जाता है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, पब्लिक पॉलिसी जो होती है वो नेटवर्क बनाया जाता है, अर्बन जो रीन्यूअल प्रोग्राम है और वो इकनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हैं उनको भी इसके साथ मर्ज किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं, जिसमें हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो ये वो तमाम इदारे इकट्ठे होकर एक इश्तराक बनाते हैं ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सकें और जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है उसको सक्सेसफुल बना सकें। अब बात करते हैं लेजिस्लेशन पर। लेजिस्लेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और जब तक अमेंडमेंट ना हो रूल जो हमारे कानून हैं उनके अंदर, तो तब तक आप बहुत सारे काम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए लेजिस्लेशन बनाई गई थी, चेंज किया गया था, अमेंडमेंट यानी कि अमेंडमेंट की गई थी, चेंज किया गया था पंजाब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2014 में, इसको चेंज किया गया था। और इसमें ये चीज़ अमेंडमेंट की गई थी कि इनरोल किए जाएंगे मैंडेट, किस तरह से हम मैंडेटरी कर दें, एक ऑब्लिगेशन यानी कि एक लाजमी फरीज़ा बना दें अपनी एजुकेशन को पेरेंट्स के लिए या किसी भी अपनी सोसाइटी के लिए, कि बच्चे आउट ऑफ स्कूल रहे ही ना, कि हमारे कानून में ये चीज़ शामिल हो जाए कि बच्चों को खुद पेरेंट्स छोड़कर जाएं और वो लाजमी हो इनके लिए एजुकेशन हासिल करना। ठीक है, इस मकसद के लिए स्ट्रीमलाइन किए गए, मेंटेन किए गए थे यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अक्रॉस द बोर्ड, और इस तरह से काउंसिल को रेगुलेट किया गया था टू इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व लाइसेंसिंग एंड सर्टिफिकेट ऑफ इशू ऑफ एजुकेशन। तो ये तमाम चीज़ें हमने लेजिस्लेशन में डाली थी कि इन एरियाज़ पे हम काम करेंगे। इसमें एक चीज़ और भी ऐड की गई थी कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है हमारे वो काम करेंगे। इसके अलावा जो यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है जो एस्टेब्लिश की गई थी, उसमें काउंसिल को रेगुलेट किया जाएगा, और जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक लीगल प्लेस के साथ काम करने के लिए दिया जाएगा, और जितने स्कूल एज के बच्चे हैं जैसे मैं बता चुकी हैं वो तमाम बच्चे स्कूल आएंगे और पेरेंट्स पाबंद होंगे इस बात के लिए। और मेरा ख्याल है ये लेजिस्लेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, बिकॉज़ ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एटलीस्ट जब बच्चा एक एज लिमिट को पहुंच चुका है, जो कि हम 3 से 5 साल का एक बच्चा प्री प्राइमरी स्कूल में दाखिल करते हैं, तो कम से कम वो 4 से 5 या 3 से 5 या 4 से 6 साल का बच्चा जो है वो लाजमी स्कूल में दाखिल खुद करवाएं, और उनको भेजने के पाबंद भी वही होते हैं।
अब हम बात करते हैं असेसमेंट पॉलिसी को कैसे बनाया गया, कैसे डेवलप किया गया। तो इस मकसद के लिए एक सिस्टम बनाया गया था जिसने चेक करना था, इवेलुएट करना था क्वालिटी एजुकेशन को बीइंग इम्पार्टेड, यानी हिस्सा बना गया था कि स्टूडेंट्स इन वेरियस ग्रेड, कि हर ग्रेड का वो एक हिस्सा बन गया था। इस तरह के एक असेसमेंट सिस्टम बनाया जाएगा। अब इस मकसद में के लिए इन्होंने आपको पता होगा कि पैक के जो इम्तहानात प्राइमरी और मिडिल लेवल के होते थे वो ख़त्म करने के बाद एक क्वेश्चन बैंक बना दिया गया था। और क्वेश्चन बैंक जो बनाया था उसका मेन पर्पज़ यही था कि स्कूल्स जो होंगे उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम्स लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग पेपर्स बनाएंगे, ताकि एक असेसमेंट लेवल जो है वो स्कूल के अंदर भी हो और वही असेसमेंट लेवल हो जो कि गवर्नमेंट चाहती है, उस तरह का असेसमेंट लेवल और उसी लेवल का एक असेस जो है वो हम बच्चे को करें और हमें हमारे पास रिज़ल्ट पहुंच जाए। ये सब क्यों किया गया था? इसमें एक फ़र्स्ट टाइम ऐड किया गया था एसडीजी गोल नंबर 4। ये क्वेश्चन में आया भी था, इसको हम क्वालिटी एजुकेशन कहते हैं। एसडीजी क्वेश्चन नंबर 4 जो है गोल नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन इसमें शामिल है। तो पंजाब एजुकेशन जो स्कूल्स लेवल था उसने 2019 में इस चीज़ को लाइन ऑफ एक्शन में शामिल किया था। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कि ये गोल जो है ये एसडीजीज़ का पार्ट है। एसडीजीज़ जो है वो 17 होते हैं, इसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं। और ये 2030 एजेंडा है। 2030 में हमने डिफरेंट 17 गोल्स पे काम किया है ताकि हम अपनी अर्थ को बेहतर बना सकें अपने लोगों के लिए और अपने आप को रहने के लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए। अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल सिस्टम कि किस तरह डिसेंट्रलाइज किया जाएगा पावर को। कि सेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि पावर सिर्फ एक ही शख्स के पास है और नीचे सिर्फ ऑर्डर आ रहे हैं और या फिर वो ऑर्डर घूमते जा रहे हैं, यानी कि एक पर्सन ही ऑर्डर दे रहा है। लेकिन डिसेंट्रलाइज का मकसद होता है कि ये हायरार्की जो है वो एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथे पर्सन के पास पहुँचती है और इन द एंड जो मेन स्ट्रीम लाइन के लोग होते हैं वहाँ तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो अंडर द पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको माइंड में रखिएगा। एन इफेक्टिव एंड फुल प्रूफ सिस्टम टू डिसेंट्रलाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चेक्स थ्रू एजुकेशनल बोर्ड्स एट मेट्रोपॉलिटन म्यूनिसिपल एंड तहसील लेवल। तहसील लेवल पर जिसे हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का महकमा भी कहते हैं, वहाँ तक वो कहा गया था कि ये वहाँ तक हम यानी कि इस हायरार्की को डिसेंट्रलाइज कर देंगे। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रिवैम्पिंग ऑफ फैसिलिटेशन। इसमें ये कहा गया था कि जितने भी हमारे स्कूल जो अर्थक्वेक या फ्लड से मुतासिर होते हैं उनको फ़ौरन हम इतना बजट देंगे कि वो दोबारा से काम करने के काबिल हो जाएं ताकि बच्चे जो हैं वो स्कूल में जा सकें। ये तब कहा गया था, ये इसलिए कहा गया था क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ में जब फ्लड आता है या अर्थक्वेक आ जाता है तो वहाँ पर अरसा दराज तक कोई ऐसा फ़ंड नहीं है हमारे पास जहाँ से हम पैसा लें और स्कूल को फ़ौरन से जो है काम करने के काबिल बना दें। तो इस मकसद के लिए कहा गया था कि फ़ौरन हम ये काम करेंगे और इसके लिए जो 14.36 मिलियन भी रखे गए थे। अब ये जो 14.36 मिलियन रखे गए थे ये स्कूल कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में थे और ये जीबीपी थे। जीबीपी क्या होता है? ये जीबीपी होता है हमारे पाउंड्स, यानी कि जो हमारे यूरोपियन पाउंड्स हैं उनको हम जीबीपी लिखते हैं। ठीक है जी। इसके बाद 100 मॉडल स्कूल्स बनाने के लिए 10 डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया गया था इनिशियल फेज़ में, जिनमें से रावलपिंडी भी थे, मियांवाली, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, डीजी खान, सियालकोट, रहीम यार खान। और मुल्तान में चूँकि ये साउथ पंजाब की तरफ से भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए थे, इसलिए यहाँ पर ट्रांसजेंडर जो स्कूल हमारे पास एक क्लास में क्वेश्चन आया था, तो ट्रांसजेंडर स्कूलिंग जो है वो मुल्तान का इनिशिएटिव था और यहीं से पहली दफ़ा ये स्कूल जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। और उसके बाद उन्होंने बात की जी इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम, जिस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये लॉन्च किया गया था ताकि वो बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं उनको हम लेकर आए और हमारा जो रिटेंशन रेट है उसको हम कम कर सके अपने पोस्ट प्राइमरी लेवल पर। और ये इस प्रोग्राम में कितनी अमाउंट आई थी जी? इसमें जो लॉन्च किए गए थे 719 सिलेक्टेड स्कूल थे और उनमें 22 डिस्ट्रिक्ट शामिल किए गए थे। 719 और यहाँ पर जो स्टाफ था वो मोस्टली स्कूल का था, जो स्कूल वहाँ पे मौजूद थे उन्हीं का स्टाफ था या फिर प्राइवेट सेक्टर से लोग लिए गए थे और वो उसी कम्युनिटी के लोग गए थे। अब हम बात करते हैं ई ट्रांसफ़र पर, जो मैं बता चुकी हूँ कि हिस्टोरिकल इनिशिएटिव था और इसमें 17,000 लोग जो है वो फर्स्ट फेज़ में ट्रांसफ़र किए गए थे इलेक्ट्रॉनिकली और ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है और अभी तक ये कंटिन्यू है।
जी, प्रोजेक्ट 21C क्या था? प्रोजेक्ट 21C के हवाले से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जी, 21C मतलब सेंचुरी, ठीक है। इसमें फ़ेज़ 1 में ये कहा गया था कि हम स्टार्ट करेंगे 2000 हाई स्कूल अटैच विद प्राइमरी स्कूल, ठीक है। उसके बाद हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो यूटिलाइज़ करेंगे और उसको हिस्सा बना देंगे अपनी क्वालिटी एजुकेशन का, ताकि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें। बिकॉज़ इंटरनेशनली आपको पता है कि वो लोग टेक्नोलॉजी में हमसे ज़्यादा आगे हैं। ये तमाम चीज़ें जो थी वो जितने भी हमने अब तक ये पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, ये तमाम पार्ट था द न्यू डील 2018-2023 का। आई होप मैंने मैक्सिमम पार्ट इसमें आप लोगों के जो आप रेलिवेंट थे वो इसमें ऐड किए हैं, और आप मुझे लगता है कि सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो। जज़ाकल्लाह।